हाँ, तो पिछला वाला क्लास में क्या पढ़ाए थे? पिछला वाला क्लास में जैसा कि चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, है ना, धातु और अधातु पढ़ते हुए चल रहे हैं, है ना। धातु और अधातु चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर 3 केमिस्ट्री का है। इसमें बहुत सारा चीज पढ़ा चुके हैं, है ना। सबके पास नोट्स भी एकदम पूरा क्लियर हो गया और वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं क्या। तो पिछला वाला क्लास में जो है कहाँ पे थे, धातु के रासायनिक गुण पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? धातु के रासायनिक गुण पढ़ा रहे थे, जिसमें 2 पॉइंट लिखवाए थे। कितना पॉइंट लिखवाए थे? 2 पॉइंट लिखवाए थे। एक लिखवाए थे पहला, है ना, धातु का ऑक्सीजन के साथ संयोग, उससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट था वो सारा बता दिए। दूसरा पॉइंट बताए थे, है ना, धातु का जल के साथ अभिक्रिया, ठीक ना। 2 पॉइंट बता दिए थे और दोनों पॉइंट को हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। और आज का ये तीसरा पॉइंट बताएंगे, धातु का अम्ल से अभिक्रिया। धातु का एक पॉइंट लिखाएगा, 4 नंबर में पूछता है धातु का, है ना, अम्ल से अभिक्रिया। ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक ना। तो जब 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछेगा कि धातु के और अधातु के रासायनिक गुणों का वर्णन करें, तो इन पॉइंट्स को भी लिखते चलना है। जबकि पहले भी सब चीज पढ़ा है, कुछ नहीं। तो इसमें इससे पहले हम इस पॉइंट को शुरू करने से पहले 2 पॉइंट पढ़ाए थे। पहला क्या क्या पढ़ाए थे उसको रिवाइज करवा देते हैं। पहला पढ़ाए थे, सुनना है, दिमाग में बैठाना है, ठीक ना। पहला पॉइंट बताए थे धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो बताए थे कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है, और यह धातु का ऑक्साइड जो होता है क्षारीय गुण का होता है। कोई दिक्कत? और कुछ धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय गुण के भी होते हैं और अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कुछ धातु के ऑक्साइड अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेता है, और कुछ धातु के ऑक्साइड क्षार से भी अभिक्रिया कर लेता है, ठीक ना। और पूरा रिएक्शन भी उसका बता दिए थे। पहला पॉइंट यही बताए थे। फिर दूसरा पॉइंट में बताए थे कि धातु जल से अभिक्रिया करता है। जो भी हाइड्रोजन, जो धातुओं का सक्रियता श्रेणी है ना, धातु का जो सक्रियता श्रेणी है, पोटेशियम हो गया, क्या क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, है ना। टीन के बाद क्या हो जाएगा, सीसा, लेड के बाद नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन, नीचे कॉपर के नीचे प्लेटिनम, चांदी के बाद नीचे आएंगे तो प्लेटिनम, फिर सोना। ये धातुओं का सक्रियता श्रेणी का क्रम है ना, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे वाला जितना है सब कम होता चला जाता है, क्रिया नहीं करता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले ही धातु क्या करते हैं, अभिक्रिया करेंगे। किससे? जल से, ठीक ना। तो धातु जल से अभिक्रिया करेगा तो हर परिस्थिति में कौन गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, और एक यौगिक बनाएगा धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइट आ रहा है, वॉइस क्लियर जा रहा है ना, ठीक है, वॉइस क्लियर जा रहा है, रन दो, साउंड सुनाई दे रहा है तो उसमें हम क्लियर बोलिए रहे। चलो ध्यान दो। फिर इतना बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो बात को समझो, पढ़ा रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं, हम एनर्जी ला के बता रहे हैं। अब इसे हंसी ठिठोली करना होता तो करके निकल गया होता टाइम, लेकिन जो सुना रहे हैं वो परफेक्ट सुना रहे हैं, है ना, एकदम रियलिटी में वो काम भी आएगा। तीसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग, जैसा कि लिख चुके हैं पॉइंट, है ना, धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान रखना, बता भी चुके हैं कई बार, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके, है ना, अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ठीक ना। उदाहरण जरूर देना है समीकरण के रूप में, है ना, समीकरण देकर ही पता चलेगा। धातु, एगो धातु लेना है, मान लो कि हम जिंक ले लेते हैं, धातु है ना, जिंक धातु है ना, ये धातु है। एगो कोई अम्ल ले ले, कौन सा ले ले,
H2SO4 ले लेते हैं, सही बात है, ये अम्ल है। तो ये अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ठीक ना। तो कैसे बनेगा, तो जिंक सल्फेट ZnSO4 दोनों का वैलेंसी 2-2 होता है, तो खत्म हो गया और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, निर्माण होगा, निकलेगा। तो ये लवण हो गया और ये हाइड्रोजन गैस हो गया, भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल, कम से कम 2 एग्जांपल कोशिश करना है कि अपना नोट्स में रहे, 3 तक भी जा सकता है, लेकिन लिखने के बारी जब आएगा पॉइंट वाइज, जब भी देगा तो 4 नंबर का देगा, और ऑब्जेक्टिव तो देवे करता ही, तो पता है ये है ना। एक सोडियम धातु ले लेते हैं, कौन सा धातु ले लेते हैं, सोडियम। अभिक्रिया दूसरा अम्ल से करवा देते हैं, HCl से करवाते हैं, तो NaCl बनेगा, क्या बनेगा, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो बैलेंस नहीं है तो 2 हाइड्रोजन इधर देंगे तो 2 क्लोरीन हो जाएगा, नहीं तो 2 यहाँ क्लोरीन कर देंगे, अब 2 क्लोरीन हो गया तो 2 सोडियम हो गया तो 2 यहाँ कर देंगे। इस प्रकार से ये धातु हो गया और ये अम्ल हो गया और ये लवण का निर्माण हो गया और ये हाइड्रोजन गैस है। पॉइंट आदित्य क्लियर हुआ? क्या बोले हम, धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा, कोई दिक्कत? धातु लिए अम्ल लिए लवण बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया, धातु लिए अम्ल लिए मिलाए, लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया, एकदम क्लियर। तीसरा पॉइंट लिखो, सब लिखो। क्या धातु का अभिक्रिया, धातु का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, क्या धातु जो है धातु के ही, है ना, धातु के ही लवण के साथ अभिक्रिया कर सकता है? पहले सुनो, लवण का मतलब तो जानते हो, जिसके शुरू में ना तो H हो ना लास्ट में OH हो, तो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। जैसे अभी तुम लिखे ना, जिंक सल्फेट ये धातु का लवण है ना, कॉपर सल्फेट ये धातु का लवण है ना, Na2SO4 धातु का लवण है कि नहीं? तो अब हम लोग को चौथा पॉइंट पढ़ना है, एकदम ध्यान से समझना, एकदम इजी लैंग्वेज में। NaCl में तो धातु हाँ है, एकदम है, सही बात है, ठीक ना। अब देखो चौथा पॉइंट जो है हम लोग क्या लिखने कर रहे हैं, धातु का, है ना, धातु का अभिक्रिया धातु के लवण के साथ, धातु के लवण के विलयन के साथ, धातु के लवण के विलयन के साथ। अरे प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। धातु जो है ना, ये जो पॉइंट है समझो, धातु का अभिक्रिया किससे करवाना है, धातु के लवण के विलयन से। किससे करवाना है, धातु के लवण के विलयन से करवाना है। ये पॉइंट नंबर 4 है। तो इसमें हम एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है ना। यदि, है ना, धातु का अभिक्रिया धातु के लवण के साथ करवाते हैं तो अधिक क्रियाशील वाले धातु लवण में उपस्थित, धातु के लवण में उपस्थित कम क्रियाशील वाले धातु को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। यही गुण है पॉइंट नंबर 4, रासायनिक गुण धातु का यही है। धातु क्या करेगा, यदि धातु अधिक क्रियाशील वाला है और लवण में यदि कम क्रियाशील वाला धातु शामिल है तो ये अधिक क्रियाशील वाला धातु कम क्रियाशील वाला धातु को विस्थापित कर देगा। रासायनिक गुण नहीं हुआ, धातु क्या कर रहा है, एक धातु दूसरे को विस्थापित कर दे रहा है क्रियाशीलता के आधार पर। समझा देते हैं और सिंपल करके लिख रहे हैं। यदि एक अधिक क्रियाशील, ऐसे अभिक्रिया होबे नहीं करेगा, है ना, एक कम से एक अधिक क्रियाशील होना होगा तो कम क्रियाशील होना ही होगा। दोनों समान रहेगा तो अभिक्रिया नहीं, हटा ही नहीं पाएगा। दोनों बराबर बराबर पावर वाला लड़ेगा तो कुछ जीत हार का निश्चय होगा, वही वाला कहानी यहाँ पे। यदि एक अधिक क्रियाशील वाला धातु किसी धातु के लवण के विलयन में उपस्थित
में उपस्थित कम क्रियाशील वाले है ना, यहाँ पे यदि एक जब अधिक क्रियाशील वाले धातु, ये तो परिभाषा बनते जा रहा है जबकि है वही चीज है ना, अरेंज कर देते हैं। यदि है ना अधिक क्रियाशील वाला धातु किसी है ना किसी धातु के लवण के विलयन में उपस्थित कम क्रियाशील वाले धातु है ना, कम क्रियाशील वाले यदि एक अधिक क्रियाशील वाले धातु किसी अधिक धातु है ना किसी धातु के लवण के विलयन में उपस्थित कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देता है। यहाँ कर देते हैं जब अधिक क्रियाशील वाला धातु किसी धातु के लवण के ये एक लाइन है, ये वो वर्ड है ना, जैसे कि कॉपर सल्फेट बोले तो धातु के लवण हो गए। इसको क्या करेगा है ना, मान लो कि जिंक लेते हैं, ये धातु है ना, क्या करेगा ये जो अधिक क्रियाशील वाला धातु है इसमें उपस्थित कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देगा। यही करना चाह रहा है। देखो ज्यादा क्रियाशील कौन है, सक्रियता श्रेणी याद है, ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है। अब क्या करेगा, ये इसको भगा देगा। क्या करेगा, ZnSO4 Cu को कर देगा टाटा बाय। ठीक ना, यही होता है। ये एग्जाम्पल में हाँ कुछ ही गलती कर दी है वहाँ पे तीर नीचे अच्छा हटा देगा। ठीक ना, तो क्या पॉइंट नंबर 4 में लिखा है जो समझ में आया, जब अधिक क्रियाशील वाला धातु किसी धातु के लवण के विलयन में उपस्थित कम क्रियाशील वाला धातु क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। सेंटेंस सही बैठ रहा है ना, कोई दिक्कत? सेंटेंस गड़बड़ लग रहा है, जब गड़बड़ लग रहा है हमको यहीं पे लग रहा है। अधिक यहीं से कर देते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अधिक क्रियाशील वाला धातु किसी धातु के लवण के विलयन में उपस्थित कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करता है। ये एकदम परफेक्ट है। नहीं, शुरुआत यहीं से करना, कोई दिक्कत नहीं। अरे कह रहा है ना, धातु का अभिक्रिया किसके साथ करना, धातु के लवण के साथ करवाते हैं। तो है ना, अधिक क्रियाशील वाला धातु लेते हैं तो और उसको धातु के लवण के विलयन के साथ मिलाते हैं तो क्या क्या होगा, कम क्रियाशील वाला धातु को विस्थापित कर देगा। समझ में आया कि फिर से बता दें? समझ में आया ना, मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़े हो ना, सेम वही। कोई दिक्कत? और एग्जांपल दे देते हैं, और ले लो है ना, और ले लेते हैं Fe ले लेते हैं, और क्या ले लें, कामयाबी क्रिया वाला लेंगे तो सोडियम ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट ही ले लेते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। एगो लोहा का किलो वाला क्या था, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है ना, लोहा का किलो वाला ही था ना। तो ये हो जाएगा क्या, FeSO4 और कॉपर यहाँ फिर बाहर हो जाएगा। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का किल डाला जाता है तो कॉपर लोहा क्या करता है, अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में उपस्थित कॉपर जो कम क्रियाशील है उसको विस्थापित कर देता है, और विलयन करण क्या होता है, लाल भूरा हो जाता है ना। चलो, तो वही पॉइंट है। चलो ठीक, क्लियर हो गया। 4 गो पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, 4 गो पॉइंट खत्म हुआ। तुम लोग साथ दिया है तो कोई दिक्कत हो? बच्चा भगवान का रूप होता है, मतलब समझ रहे हो ना, बच्चा तो नहीं है। गलती से निकाल दिया, गलती हो गया। ना बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं, सब भाई है। देखो कट कर देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अधातु के भौतिक गुण।
क्योंकि धातु का भौतिक गुण और धातु का रासायनिक गुण दोनों पॉइंट बता चुके हैं, है ना। आप बताएंगे अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कह रहे थे ना कि जब भी पूछेगा तो धातु धातु का मिला के ही पूछेगा। धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर लिखें। अभी अंतर वाला क्वेश्चन ही पढ़ाने के बाद हम खुद देंगे, तुमको खुद बना के लाना होगा। अब बताओ, परिभाषा सबका A to Z पॉइंट बता दिए, अंतर तो हम बताएंगे अंतर। क्वेश्चन डायरेक्ट देंगे, तुम लोग बना के लाओगे बढ़िया से पॉइंट बैठ। अब देखो भौतिक अवस्था, अधातु समानता क्या होता है ना, ठोस, द्रव और गैस तीनों के फॉर्म में पाया जाता है। भौतिक पहला पॉइंट, खाली पॉइंट को समझो, कोई लिखेगा नहीं, है ना। भौतिक अवस्था पहले दे रहा है। भौतिक अवस्था मतलब जैसे कि धातु ठोस की अवस्था में ज्यादा रहता है, अपवादों को छोड़ करके कुछ, जैसे कि पारा जो धातु था, है ना, लेकिन ठोस अवस्था में न रह के द्रव अवस्था में रहता था, ठीक है ना। और अधातु का पहला जो भौतिक गुण है वो भौतिक अवस्था है। इसमें हम कह सकते हैं कि अधातु जो होता है, कौन, अधातु जो होता है ये ठोस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ठोस भी रहता है ना। सल्फर ठोस नहीं होता है, पाउडर के चूर्ण का होता है। गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, द्रव के फॉर्म में हो सकता है। और तुमको बता दें अधातु में एकमात्र, है ना, द्रव अधातु जो है ना, अपवाद में, है ना, ये ब्रोमीन है। सब लिखवाएंगे, खाली सुनो ना, जानते भी हो, है ना। ब्रोमीन 35, है ना, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो भौतिक अवस्था, धातु का पहला जो भौतिक गुण है भौतिक अवस्था, यानी कि धातु, ठोस, द्रव और गैस। कमरे के ताप पे देखा जाए तो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट खाली हेडलाइन, खाली पॉइंट बोलते चलो ना, कुछ खाली पॉइंट बोलते चलो, हेडलाइन। भंगुरता, दूसरा पॉइंट क्या होता है, भंगुरता। भंगुरता का मतलब चूर चूर होना। भंगुरता का मतलब चूर चूर। जब अधातु को हथौड़े से पीटा जाता है तो भंगुर हो जाता है, अर्थात टूट कर चूर चूर हो जाता है, फैलता नहीं है। तो अधातु के इस गुण को भंगुरता कहा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, चमक। चमक। अधातुओं में समानता, चमक नहीं पाया जाता है। अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट, आयोडीन और ग्रेफाइट इसमें चमक पाया जाता है। अधातु होते के साथ भी ये चमकीला होता है सतह इसका, ठीक ना। चौथा पॉइंट, उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है ना। उष्मा और विद्युत का ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। कौन, अधातु। कुचालक, कुचालक। यही तो सुन लो, उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। एकदम कुचालक का सुचालक तो जानते हो ना। तो अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है बल्कि कुचालक होता है। उष्मा हीट का भी कुचालक होता है। कौन, अधातु। अब अधातु में सुचालक की बात करें तो ग्रेफाइट अपवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट एक अपवाद हो जाएगा, ठीक ना। एक और बात याद रखना, है ना, धातु वाला गुण में था, ज्योग्राफी में पढ़ना है। माइका, ज्योग्राफी में पढ़ना है। माइका जिसको हिंदी में आवरक कहते हैं, पूछा हुआ है। हाँ, विद्युत का उस सुचालक नहीं होता, धातु है, तो इसमें धात्विक गुण पाया जाता है, खनिज है एक तरह का। अभ्रक कोई तत्व का नाम यहाँ पढ़ने को देखने को मिल रहा है, नहीं ना। अरे होली में जो अबीर लगता है उसमें अभ्रक रहता है, चमक जो देखते हो ना वो अभ्रक रहता है, ठीक ना। तो कोई तत्व नहीं है, खनिज है, धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है, धात्विक खनिज है, जिससे उष्मा तो जाता है लेकिन विद्युत धारा नहीं जाता। इससे उष्मा तो जाता है, याद दिला देना खाली हमको जब लिखवाएंगे तो। हाँ, अभ्रक इंग्लिश में माइका, ज्योग्राफी में पढ़ना है, खनिज संसाधन वाले चैप्टर में भी। तो यहाँ याद दिला चाहे वहाँ याद दिला दो, दोनों जगह कहीं लिखवा दो। तो माइका पूछा हुआ है कौन ऐसा खनिज है जो उष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है।
अभ्रक माइका, ऑप्शन में अभ्रक को देखकर माइका दे देता है, MICA। और अधातु में विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट है ना। चौथा चैप्टर में जानोगे क्यों है। तो 4 वो समझ में आया? यस सर। सर एकदम पॉइंट बना के लिख भी सकते हो, होमवर्क दे देंगे तो। वैसे हम खुद लिखवा देंगे, अपवाद उपवाद के साथ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 नंबर गुण क्या है? जानवे करते हो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, बता चुके हैं, बताया है ना आदित्य। Yes, sir। द्रव्यनांक मतलब जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ पिघलता है। अब क्वथनांक उबालता है, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ उबालता है, ठीक ना। तो ई अधातु का निम्न होता है, द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों कम होता है। निम्न मतलब कम, निम्न मतलब कम, नीचा, कामे पर उबालने पिघलने लगता है, ठीक ना। 6 नंबर कठोरता। अधातुओं में कठोरता समानता नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ठोस के तुलना में अंतरा अनुकर्षण बल क्या होता है? कमजोर होता है, ठीक ना। इसलिए कठोर ना होके मुलायम होता है, ठीक है ना। वैसे भी गैस के फॉर्म में होता है ना, ज्यादातर गैस के फॉर्म होता है, द्रव के फॉर्म होता है, ठोस के फॉर्म में कुछ होता है जो कि ज्यादा कठोर नहीं होता है, ठीक है। 7 नंबर घनत्व भी कम होता है ना। क्यों घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होता है? क्योंकि अंतरा अनुकर्षण बल कमजोर होता है, रिक्त स्थान उसमें ज्यादा उसके कणों के बीच पाया जाता है ना। तो घनत्व भी कम होता है। घनत्व क्या होता है? कम होता है, कठोरता नहीं पाया जाता है ना। फिर 8 नंबर क्या बताया है? क्या है? ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है ना। जैसा कि धातु एक ध्वनि विशेष ध्वनि उत्पन्न करता है, उस तरह का धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है, ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि इसको थोड़े से चोट देते हैं, आघात करते हैं तो चूर चूर हो जाता है ना। तो उस तरह का धातु नहीं देता है, ठीक है। 9 नंबर में क्या है? हाँ, धातु विद्युत धनात्मक होता है और धातु विद्युत ऋणात्मक होगा। फिर विद्युत ऋणात्मक कैसे होगा आदित्य, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब विद्युत ऋणात्मक कब होगा? इलेक्ट्रॉन को दे करके लेकर, हाँ बहुत अच्छा पकड़ा है ना। जैसे मान लो क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 से इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा। अभी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, +1 हुआ, मतलब ले रहा है, तो लेगा कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 8 पूरा करने के लिए। अब 8 पूरा हो गया तो इस पे एगो माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अधातु जितना भी देखो जो सब ऋणात्मक चार्ज रखेगा अपने पास। अधातु कैसा चार्ज रखेगा? हाँ, कैसे? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके होता है ना। तो जितने भी अधातुएं हैं विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ये है ना क्या करते हैं? तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणात्मक होते हैं, त्याग कर नहीं। त्यागेगा तो धनात्मक हो जाएगा। क्लियर है? और है तो ये अधातु के भौतिक गुण हो गया। रासायनिक गुण भी समझा दें, टाइम देखो तो अभी है सर।